गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर तिवारी आज के अपने इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक, जिसका हेडिंग है कि असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, क्राइटेरिया फॉर एसेसिंग टास्क, अर्थात समूह प्रक्रिया के जो आकलन पॉइंट है उसमें हमको पढ़ना है कि समूह गत्यात्मकता की प्रकृति क्या होती है, समाज विधि प्रविधि क्या होती है और समूह निर्माण के चरण तथा कार्यों को आकलन करने का मानक क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि समूह गत्यात्मकता क्या है, जिसको इंग्लिश में ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं हम, है ना। समूह गतिकी भी इसको कहते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स को हिंदी में समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता होता क्या है। तो समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का तात्पर्य समूह के उन बलों एवं प्रभावों से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। देखिए, जो समूह गतिकी है या समूह गत्यात्मकता है, यह क्या करता है कि ये अपने बल एवं प्रभाव से समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनको उनके व्यवहार को एक निश्चित दिशा में हम परिवर्तन करते हैं। जैसे समूह में जितने भी लोग हैं उनका अपना अलग अलग जो है व्यवहार होता है, लेकिन ये समूह गतिकी क्या करता है, समूह के सदस्यों के लोगों का व्यवहार जो होता है एक निश्चित दिशा में परिवर्तित करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर के उन बलों एवं दबावों से होता है जो सदस्यों में व्यवहारों को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए, है ना। कहने का मतलब है कि समूह गतिकी का जो तात्पर्य होता है समूह के भीतर के वह बल एवं दबाव से होता है जो समूह के सदस्यों को व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि समूह गतिकी क्या होता है। चलिए उसकी कुछ परिभाषाओं पर हम विचार कर लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाओं को क्या बताया है। तो सबसे पहला है रेबर के अनुसार, सामान्यतः समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर घटित किसी एक या सभी परस्पर क्रियाओं से है। देखिए, जो समूह गतिकी का तात्पर्य इन्होंने बताया है कि समूह के जो भीतर घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं या क्रियाएं हैं उसे ही हम समूह गतिकी कहते हैं। फिशर के अनुसार समूह गतिकी अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन बलों एवं दबावों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे समूह के व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि समूह गतिकी एक अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है ना, एक ऐसा विषय है जो समूह के अंदर जितने भी सदस्य या व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जो बल एवं दबाव होते हैं उनको ही हम समूह गतिकी कहते हैं। अगला एक चौहान है। चौहान ने क्या कहा, देखिए चौहान के अनुसार समूह गत्यात्मकता का अर्थ समूह में पारस्परिक क्रिया द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। यानी समूह गत्यात्मकता का जो अर्थ होता है या जो मीनिंग होता है वो पारस्परिक क्रिया के द्वारा सदस्यों का व्यवहार परिवर्तन होता है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि जो समूह गत्यात्मकता का जो तात्पर्य है वो समूह के बल दबाव, है ना, और क्या है प्रभावों से होता है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं या सही दिशा निर्देश देते हैं या सही किसी दूसरे दिशा में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं समूह गतिकी समूह गत्यात्मकता का अर्थ समूह के व्यक्तियों का बदलता हुआ व्यवहार है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसका अध्ययन सामाजिक समूह के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, वही चीज़। अब हम चलते हैं कि नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, यानी समूह गत्यात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, समूह विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के कारण बदलाव होता रहता है। देखिए, समूह हमारे समाज का एक आवश्यक रूप है। क्यों? क्योंकि विभिन्न व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं विशेष को पूरा करने के लिए समूह का निर्माण करते रहते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं उस समूहों के माध्यम से, है ना।
तो वही है कि गत्यात्मक प्रक्रिया जिसमें आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का बदलाव होता रहता है। जो भी समूह के लोग हैं कभी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे समूह में विघटन होता है, या कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो समूह को बदलने के लिए हम जो है बाध्य होते हैं। यह परिवर्तन विकास की ओर भी जा सकता है और विनाश की ओर भी जा सकता है। कहने का मतलब ये जो विकास है ना, जो परिवर्तन है वो विकास के रास्ते पर भी जा सकता है और विनाश के भी रास्ते पर जा सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि विनाश की ओर कैसे जाता है और विकास की तरफ कैसे जाता है। तो समूह की दिशा प्रगति की ओर होने पर उसमें दृढ़ता आती है और समूह में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी जब समूह प्रगति करता है तो उसमें दृढ़ता आती है, मजबूती आती है और समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा समूह भी विकसित होता है। ठीक है ना। इसके विपरीत यदि समूह की दिशा विनाश की ओर होने पर समूह में दृढ़ता में कमी आती है ना। कहने का मतलब अगर समूह विनाश की ओर होगा तो उसमें क्या आएगी, दृढ़ता में कमी आएगी। व्यक्ति समूह को अपने अनुसार मोड़ने लगता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो समूह को अपने तरफ से खींचतान करता है। फलस्वरूप क्या होता है कि समूह बिखर जाता है। अतः समूह गतिकी के द्वारा व्यक्तिगत लक्ष्यों को समूह के लक्ष्यों से जोड़ दिया जाता है ना। यानी जो भी कोई समूह बनता है तो समूह में जितने सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का एक लक्ष्य और एक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सदस्य जितने हैं सबके अलग अलग लक्ष्य और उद्देश्य होंगे, तब तो फिर समूह बनेगा ही नहीं, है ना। समूह तो तब बनता है जब किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के कुछ लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और समूह का निर्माण करते हैं और तब जाकर के अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से क्या किया जाता है, जितने भी व्यक्ति समूह में होते हैं उनके लक्ष्यों को समूह के लक्ष्यों से जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष का कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं रहता है, वो समूह का लक्ष्य और उद्देश्य बन जाता है ताकि सभी अपनी भूमिका का निर्वाह सर्वोत्तम ढंग से कर सके। और क्या होता है कि समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनका कोई ना कोई अपना रोल दे दिया जाता है, भूमिका दे दी जाती है और यह आशा की जाती है कि सभी लोग अपने भूमिका को सही सर्वोत्तम ढंग से निर्वाह करेंगे। किसी भी समूह का अस्तित्व उसके सदस्यों के अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। देखिए, समूह में जितने लोग हैं अगर उसके आपसी संबंध अगर सही हैं तो समूह सुचारू रूप से चलता रहता है। और यदि वही सदस्यों के जो आपसी संबंध है वो अच्छा नहीं होता है तो वो समूह जो है बिखर जाता है। आपसी संबंध व तालमेल जितना अधिक होगा समूह का विकास भी उतना ही अधिक होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जितने समूह के सदस्यों के जो संबंध है या तालमेल है सही होगा, समूह का विकास होगा, है ना। और समूह गतिकी के तो इस तरह से हम अब समूह गतिकी की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला है कहने का तो प्रकृति का मतलब ये है कि उसका स्वभाव क्या है, समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता का है ना स्वभाव क्या है, वह क्या करता है। तो पहला है कि समूह गतिकी के अंतर्गत हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्थिति का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी समूह गतिकी के में जो है हम व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्थिति का, ठीक है ना, कोई व्यक्ति विशेष का समूह में क्या स्थिति है या फिर सामूहिक की स्थिति क्या है उसका आलोचनात्मक विवरण को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है कि यह समूह में चलने वाली संपूर्ण क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उसके स्तर का ज्ञान देता है। समूह गतिकी क्या करता है, जो समूह में जितनी चलने वाली क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अध्ययन करता है और अध्ययन करके उनके स्तर का ज्ञान देता है। तीसरा है कि समाज के वास्तविक रूप का निर्धारण करके विभिन्न समूहों के कार्यों का विभाजन करता है। यानी समाज जो आपका समूह है वो एक छोटा सा समूह क्या होता है, एक समाज का छोटा रूप है। तो समाज के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करके उसके विभिन्न समूहों में कार्यों का विभाजन करता है, यानी कार्य की भूमिका का विभाजन करता है कि किसको कौन सा कार्य करना है और सभी जो है मिलजुल कर उस कार्य को करते हैं। चौथा है कि इसके अंतर्गत समूह में रहने वाले सदस्यों के जीवन पद्धति का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। देखिए, समूह गतिकी क्या करता है, समूह में जितने भी रहने वाले सदस्य हैं या समूह में जितने भी शामिल सदस्य हैं उनकी जीवन पद्धति कैसी है और उनका व्यवस्था कैसा चल रहा है, उनका व्यवहार समूह में कैसा है, इस सब का अध्ययन करता है। अगला है कि इसमें नेतृत्व की गतिशीलता का अध्ययन कर उसे सही दिशा निर्देश दिया जाता है। इसमें जो समूह गत्यात्मकता होता है वो क्या करता है, नेतृत्व की गतिशीलता, यानी जो भी नेतृत्व करता है, जो समूह का नेतृत्व कर रहा है
वह किस दिशा में अपना कार्य कर रहा है, सही दिशा में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा था तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उसे सही दिशा में चलने के लिए निर्देश भी देता है। अगला है कि यह इस बात का अध्ययन करता है कि समूह कैसे बनते हैं, समूह क्यों बनते हैं, उसका स्वरूप कैसा है और समूह में किन नियमों का पालन होता है। कहने का मतलब समूह गतिकी जो होता है वो क्या करता है, ये सबसे पहले तो इस बात का अध्ययन करता है कि समूह कैसे बनते हैं भाई, है। फिर बात आती है कि समूह क्यों बनाए जाते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है, ये कैसे निर्धारित होता है, और समूह में कौन कौन से नियम होंगे और नियमों का पालन कैसे समूह के सदस्यों से कराया जाएगा, इस बात का वो अध्ययन करता है। सातवां है कि यह समूह में विभिन्न बलों एवं दबावों का अध्ययन करता है जो समूह को एकजुट बनाए रखता है। कहने का मतलब समूह जो गतिकी होता है वो समूह के अंदर जो विभिन्न बल और दबाव है उसका अध्ययन करता है जो समूह को एकजुट रखने में मदद करते हैं। तो आज आपको अभी समझ में आया होगा कि समूह गतिकी क्या होता है और समूह गतिकी की प्रकृति क्या होती है, यानी समूह गतिकी के अंतर्गत क्या क्या जो है हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसी का एक अगला टॉपिक है कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी समाजमिति प्रविधि। यानी ये समाजमिति प्रविधि होती क्या है, चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो यह प्रविधि सामाजिक अध्ययन की एक नवीन विधि है। इसका प्रयोग समूह में व्यक्तियों के आकर्षण और विकर्षण, है ना, तथा समूह संगठन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए समाजमिति जो प्रविधि होती है सामाजिक अध्ययन की एक विधि है ना, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समूह में जो व्यक्ति होते हैं उनके आकर्षण माने लगाव और विकर्षण माने लगाव होता है और एक अलग होना होता है। विकर्षण माने अलग होना माने बिखराव, तथा समूह संगठन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अर्थात समाजमिति प्रविधि द्वारा व्यक्ति का समूह में क्या स्थान है, ठीक है ना, का पता लगाया जाता है। इस प्रविधि का उपयोग केवल सामाजिक समूहों में ही नहीं किया जाता, वरन क्या है, अनगिनत समूहों, विद्यालयों, कक्षाओं, जेलों, औद्योगिक संगठनों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब ये समाजमिति प्रविधि है उसका केवल प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता है ना, इसका जो है अनियमित समूहों के लिए भी होता है, विद्यालयों में भी होता है, कक्षाओं में भी होता है, जेलों में भी, औद्योगिक संगठनों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है ना। एक ये सामाजिक अध्ययन की नवीन जो है विधि है। तो इसके अर्थ को जानते हैं। तो इसके अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले श्रीमती यंग के अनुसार हम क्या परिभाषा दी है देखते हैं। समाजमिति में आधारभूत प्रविधि समाजमिति परीक्षण है। समाजमिति में आधारभूत प्रविधि मैंने समाजमिति की जो मूल जो प्रविधि है, विधि है, वह समाजमिति परीक्षण है। परीक्षण का मतलब ये होता है कि समाज में जो समूह हैं और समूह में व्यक्तियों का क्या स्थिति है, इस सब का अध्ययन जो किया जाता है। प्रोफेसर जेसी फास के अनुसार समाजमिति एक समूह में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले आकर्षण एवं विकर्षण को मापकर सामाजिक स्वरूपों को खोजने व गढ़ने की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि समाजमिति जो क्या है, तो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लगाव और दुराव है ना, जो सामाजिक स्वरूप को गढ़ने में अपनी मदद करते हैं। हेलेन जेनिंग्स के अनुसार समाजमिति प्रविधि एक समूह में दिए गए समूह में पाए जाने वाले संबंधों के ढांचे को साधारण रूप से तथा ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। ठीक है ना। समाजमिति क्या है, तो एक समूह में दिए हुए, है ना, जो संबंध हैं समूह के व्यक्तियों में, उसके ढांचे को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करने की जो विधि है वह समाजमिति विधि है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजमिति प्रविधि वास्तव में किसी समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, उसकी पसंद नापसंद, रुचि, लोकप्रियता तथा सहयोग आदि को ज्ञात करने की विधि है ना। यानी समाजमिति क्या है, तो किसी समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध कैसे हैं, उनकी पसंद नापसंद कैसी है, उनकी रुचि कैसी है, उनकी लोकप्रियता कितनी है तथा उनके सहयोग करने की प्रवृत्ति कितनी है, इस सब को ज्ञात करने की जो विधि है उसको यह समाजमिति प्रविधि कहते हैं।
तो अब चलते हैं, जानते हैं कि समाज मिति प्रविधि की विशेषताएं क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, यानी समाज मिति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, समाज मिति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता है कि इस प्रविधि के द्वारा समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों का पता लगाया जाता है। यानी जो ये समाज मिति प्रविधि है वह समाज के सदस्यों समूह के सदस्यों में जो पारस्परिक संबंध कैसे चल रहे हैं उसका यह पता लगाता है। दूसरा है कि इस प्रविधि में समूह के आंतरिक संबंधों को आंकिक रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इस प्रविधि के द्वारा समूह के जो आंतरिक सदस्यों के संबंध हैं, यानी सदस्यों के जो आंतरिक संबंध हैं उनका आंकिक रूप में व्याख्या करता है। इस प्रविधि का उपयोग, अगला है कि इस प्रविधि का उपयोग किसी छात्र के विषय में उसके समूह में उसकी लोकप्रियता एवं एकाकीपन की स्थिति का अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी अगर विद्यालयों में अगर समाज मिति का उपयोग का अगर हम बात करें तो जैसे किसी छात्र के विषय में ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि समूह में उसकी लोकप्रियता या कक्षा में उसकी लोकप्रियता कैसी है, अगर वह एकाकीपन है तो उसका क्या कारण है। इन सारी स्थितियों का अध्ययन जो है समाज मिति के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कि इस प्रविधि में सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम प्रयोग में लाया जाता है। सोशियोग्राम भी जो होता है एक प्रविधि है जो सामाजिक संबंधों को के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि है, तो उसका भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि यह प्रविधि समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का माप करता है। समाज मिति प्रविधि जो होता है समूह के जो सदस्य होते हैं, मौजूद सदस्य होते हैं, उनके संबंधों को माप करता है कि उनके आपसी संबंध कैसे हैं। छठा है कि कक्षा में छात्रों में आपसी संबंधों में सुधार करने में उपयोगी होता है। कक्षा में छात्रों के जो आपसी संबंध है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये बात कही गई है कि अगर विद्यालयों में जैसे छात्रों में आपसी संबंध कैसे हैं, कक्षा के छात्रों में उनका भी जानकारी किया जाता है और उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सातवां है कि इसका प्रयोग समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने में भी किया जाता है। यानी इस प्रविधि का प्रयोग जो है समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का, जो भी व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं हैं उसका भी पता लगाने में किया जाता है। अब एक आपका टॉपिक है कि स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, यानी समूह निर्माण के चरण कौन कौन से होते हैं ना। तो चलिए जानते हैं कि समूह निर्माण के चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है, यानी समूह किसे कहते हैं। तो सामान्य समूह शब्दों में समूह से प्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन से होता है, ठीक है ना। जो सामान्य रूप से देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि 2 या 2 से जब अधिक व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो उसको समूह कहते हैं, ठीक है ना, जो किसी न किसी एक उद्देश्य से आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। यानी उन सभी का एक उद्देश्य होता है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं। परंतु विशिष्ट अर्थों में समूह का प्रयोग व्यक्तियों के एक ऐसे संगठन से होता है जिनका एक निश्चित आकार होता है तथा जिनके सदस्यों में अपने लोगों की भावना तथा निष्ठा के साथ सामाजिक अंतःक्रिया होती है, ठीक है ना। लेकिन जो विशिष्ट अर्थ में जो समूह होता है वो क्या होता है, व्यक्तियों के एक ऐसे संगठन से जिनका एक निश्चित आकार होता है, जिनके सदस्यों में अपने लोगों के लिए अपनेपन की भावना होती है, अपना निष्ठा होता है, अपना एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है और आपस में सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समूह क्या है। तो समूह क्या है कि एक संगठन है जिसका एक निश्चित आकार होता है, उसमें लोगों की अपनी भावना निष्ठा होती है, अपने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक समूह निर्माण के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला है फार्मिंग, यानी गठन करना, ठीक है ना। तो समूह निर्माण के इस चरण में सदस्य एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं, अपनी इच्छा को लोगों के सामने रखते हैं तथा अपने बातों एवं कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी समूह निर्माण के पहले चरण में व्यक्ति आपस में मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, है ना, और अपने कार्य और व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ताकि लोग समूह में उसको रख सकें, है ना। और इस तरह से करने के पश्चात जो है सहमति बनने पर समूह का गठन होता है। दूसरा स्टॉर्मिंग, यानी संघर्ष करना।
देखिए, समूह निर्माण के इस चरण में समूह के सभी सदस्य अपने उत्तरदायित्व को लेकर संघर्ष करते हैं, है ना। अपने अधिकार को लेकर के संघर्ष करते हैं। वे चाहते हैं कि समूह का नेता मैं बनूं या समूह में जो विशेषाधिकार हो मुझे प्राप्त हो। इसके लिए आपस में भी संघर्ष करते हैं, ठीक है ना, यानी वर्चस्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, है ना। और जब यह संघर्ष जो है का समझौता हो जाता है इस चरण में, ठीक है ना। तीसरा है नॉर्मिंग, यानी नियम बनाना। समूह निर्माण के इस चरण में समूह के सदस्यों की भूमिका एवं स्थान निश्चित किया जाता है। जो भी दूसरे चरण में हो रहा था, जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको समझाने के लिए, समझौता करने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, है ना। और वह नियम जो है समूह के सभी सदस्यों को मान्य होते हैं, है ना। और समूह में उनकी भूमिका निश्चित कर जाती है, उनके स्थान निश्चित कर दिया जाता है ना, ताकि उनको क्या हो कि वो आपस में कोई मतभेद न हो, है ना। और इसके लिए नियम शर्तें भी बना दी जाती हैं जिनको सभी लोग मानते हैं, और तब जाके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी तत्पर और तैयार होते हैं। अगला है परफॉर्मिंग, यानी कार्य करना। समूह निर्माण के इस चरण में अपने अपने कार्यों या उत्तरदायित्वों को निभाने में व्यस्त रहते हैं। कहने का मतलब तीसरे स्तर में, तीसरे चरण में जो भी मतभेद था सबको भुला दिया गया, सबको अपनी भूमिका बता दी गई, अपना स्थान निश्चित कर दिया गया। तो उस स्थान से, उस भूमिका से वो क्या कहते हैं, समूह के सभी लोग अपने अपने कार्यों, उत्तरदायित्वों को निभाने में व्यस्त हो जाते हैं, निभाना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो वो एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहित भी करते हैं और विचार विमर्श भी करते हैं। पांचवा है एडजर्निंग, यानी समूह का स्थगन। यानी समूह निर्माण के चरण में समूह के सदस्यों का कार्य उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, यानी आखिरी समूह निर्माण का ये आखिरी चरण है। और इस चरण में जो है समूह के जितने भी सदस्य होते हैं और जो उनका एक अपना लक्ष्य और उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तत्पश्चात वे समूह को स्थगित कर देते हैं। तो जब समूह के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो समूह का स्थगन कर दिया जाता है। चूँकि समूह का कार्य उद्देश्य निश्चित होता है और वो निश्चित आकार रूप होता है, तो जैसे ही वो समूह का जो लक्ष्य पूरा हो जाता है समूह को भंग कर दिया जाता है और पुनः भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर समूह का निर्माण किया जाता है। और फिर कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो वह लोग जो है आपस में मिलकर पुनः समूह का निर्माण करते हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को वो बताया कि भाई समूह गत्यात्मकता क्या होता है, समूह गतिकी क्यों बनती है, समूह क्यों बनता है ना। फिर आपका सोशियोमेट्री टेक्निक क्या है और समूह निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग आज इस मेरे वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।